तो जैसे हम बात कर रहे थे अल्फा बीटा एलिमिनेशन की, यानी कि दो एडजेसेंट ग्रुप से कोई एटम या ग्रुप्स एलिमिनेट हो रहा है, तो ये कौन कौन सी रिएक्शंस में होता है या कौन कौन से एलिमिनेशन में होता है। तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन इवन एलिमिनेशन में यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन में रिएक्शंस में भी होगा, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी होगा, और इवन सीबी, इसका मतलब है इवन कॉन्जुगेट बेस, ऐसी रिएक्शंस जब होंगी तब भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही हमें अधिकतर देखने को मिलता है। अब अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जैसे सपोज कोई एग्जांपल ले लिया, इसमें कार्बन की वैलेंसी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा ग्रुप, यानी कि कोई अल्काइल हैलाइड हमने लिया है या अल्कोहल लिया है, तो सपोज ये हमारा अल्कोहल भी हो सकता है और हैलाइड ग्रुप्स हो। तो इसमें इस कार्बन से सबसे पहले अल्फा कार्बन जिसे हम बोल रहे हैं, जिसमें कि कोई हैलाइड या कोई अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है, उसमें से अगर ये एक्स एटम, इस एक्स का मतलब अल्कोहल भी ले सकते हैं और हैलोजन भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले स्टेप में निकलता है तो हमारे पास क्या बन रहा है, एक कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन के फॉर्म होने पर दूसरे एडजेसेंट कार्बन, जिसे कि हम बीटा कार्बन कहते हैं, उसमें से हमारा क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है और हमारे पास एल्कीन फॉर्म हो रहा है। सेम ऐसे ही जैसे कि हमने SN1 रिएक्शंस में पढ़ा था। सेकंड कंडीशंस, इसमें भी यही प्रोसेस है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से स्टेप है, देखिए पहले स्टेप में हमारे पास कोई एक्स ग्रुप निकला है अल्फा कार्बन से, और दूसरे स्टेप में हमारे पास निकला है दूसरे कार्बन यानी कि एडजेसेंट कार्बन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। यानी कि ये जो प्रोसेस है वो दो स्टेप में हो रही है, एक स्लो स्टेप और एक फास्ट स्टेप। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं इवन रिएक्शंस, यानी कि इवन एलिमिनेशंस आपकी दो स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में कोई हैलोजन या अल्कोहल आपका निकलता है, एलिमिनेट होता है, और दूसरे में हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। सेकंड जो हमने E2 बोला, बाईमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों एडजेसेंट कार्बन यानी कि अल्फा बीटा कार्बन से एटम्स और ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं एक ही स्टेप में, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन आपके दोनों एक साथ निकले और सीधे के सीधे आपका क्या फॉर्म हो गया, एल्कीन फॉर्म हो गया, जस्ट लाइक SN2 रिएक्शंस। अब तीसरी रिएक्शंस हमने कहा कि इसमें भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पहले हैलोजन ना निकलकर हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है। हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ तो यहाँ पे कार्बे एनायन का फॉर्मेशंस होगा। कार्बे एनायन का फॉर्मेशंस यहाँ पर होता है, वहां पर हमारी E1CB एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है। ठीक है, अब इन सब में हम देख रहे हैं कि एल्कीन फॉर्म हो रहा है। अब हम यहाँ पे डिटेल किसकी बात करेंगे, इवन रिएक्शंस की या यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लिया RCHX CH3। अब मुझे पता है कि इसमें से हमने अभी पढ़ा कि एडजेसेंट कार्बन यानी कि अल्फा बीटा कार्बन से हमको क्या निकालना है, ग्रुप्स या आइटम्स को एलिमिनेट करना है। अब इसके साथ ये ग्रुप जुड़ा है तो ये ग्रुप हो गया अल्फा, और इसके एडजेसेंट दोनों ग्रुप्स कोई से भी बीटा हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप मैंने बोला कि स्लो स्टेप है, जिसमें कि हमारा हैलोजन निकल रहा है, जिसको हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स भी कहते हैं। अब ये जो हैलोजन है ये अपने आप नहीं निकलता है, तो इसके लिए हमें इसमें कुछ रिएजेंट की जरूरत होती है, और वो रिएजेंट हमारे होते हैं वीक बेस। और वीक बेस में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं मिथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का और वाटर का। अब इसमें क्या होता है, मिथेनॉल इथेनॉल और वाटर के फॉर्म में सपोज हमने कोई रिएजेंट इसमें डाला, तो हमारा जो ये हैलोजन ग्रुप्स है या जो एक्स ग्रुप्स है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है, ये क्या करेगा, ये वीक बेस इस ग्रुप को विड्रॉ करेगा, और हमारे पास जो स्टेप आएगा वो आ जाएगा कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस। अब हमें पता है कि कार्बोकैटायन फॉर्मेशंस होती है, तो कार्बोकैटायन के पास ये भी गुण होता है कि वो रीअरेंज कर सके। अब यहाँ पर हमारे पास ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक, तो इसमें हमारे पास रीअरेंजमेंट के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हमेशा हमारे पास कौन सा बन रहा है, प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब जहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा वहां पर हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं और वो हमारे लिए यूजफुल भी होगा।
अब हमने देखा कि रीअरेंजमेंट किया, रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये हमने देखा, किया नहीं है। तो अब हम बात कर रहे हैं अल्फा कार्बन से हमारा क्या निकला, हेलोजन ग्रुप्स निकल गया। अब बीटा है, बीटा को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है RCH CH2H, CH3 को ऐसे लिखा ताकि H निकालने में हमें फिर आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हमने जो रिएजेंट इसमें डाला है, वीक बेस डाला है, उसके साथ हमने कंडीशंस लगाई हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर क्यों होता है इसे मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो अब यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है वो बहुत फास्ट होती है हाई टेम्परेचर की वजह से, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बीटा कार्बन से यानी कि हेलोजन ग्रुप के एडजेसेंट जो ग्रुप है उस कार्बन से आसानी से ये हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाता है। तो हम इसे बीटा हाइड्रोजन इलिमिनेशन भी कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक बेस एंड हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मेशन हो गया वो एल्कीन फॉर्मेशन हो गया और ये एक यूनिमॉलिक्यूलर इवन रिएक्शंस हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं, सपोज हमने कोई एग्जाम्पल लिया, ये जो एग्जाम्पल आपने लिया है, अगर ये रिएक्शंस हाई टेम्परेचर पे नहीं होती, लो टेम्परेचर पे होती, मीन्स मैंने इसमें बोला होता कि ये 10 डिग्री पे हो रही है, 20 डिग्री पे हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ता, ये रिएक्शंस क्या करती, वीक बेस की प्रेजेंस में, वीक बेस जो हमारा है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है ना। अब यहाँ से हमने हेलोजन निकाला, अब यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर सकता है। सपोज न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन हमने ले ली, ये CH3OH, ये इसको एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करता है, तो हमारा प्रोडक्ट एल्कीन ना बन के क्या बन सकता है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कि हमारे पास ये OCH3 ग्रुप्स जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो रिएक्शंस होगी वो रिएक्शन हो जाएगी SN1 रिएक्शंस, और SN1 रिएक्शंस हमने पढ़ी है थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो इतनी सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी है, तो इसको अगर हम समराइज करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट कि इलिमिनेशन रिएक्शंस में जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशंस होता है वो एक स्लो रेट डिटरमिनिंग स्टेप्स है, और इसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्म होते हैं वो रीअरेंजमेंट शो करते हैं। अगर रीअरेंजमेंट शो करते हैं तो टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो सेकेंडरी, टर्शियरी एंड प्राइमरी कार्बोकैटायंस में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगर टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगी, और सेकेंडरी कार्बोकैटायंस में दोनों रिएक्शंस हो सकती है, E1B और E2B, यानी कि यूनिमॉलिक्यूलर भी और बाईमॉलिक्यूलर भी, और प्राइमरी कार्बोकैटायन में सिर्फ E2 रिएक्शन ही होगी, E1 नहीं होगी। अब कार्बोकैटायंस में जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी, कोई भी अल्काइल हैलाइड, मैंने तीनों अल्काइल हैलाइड लिए हैं, तो जहाँ पर आपको टर्शियरी कार्बोकैटायंस दिया हुआ है, टर्शियरी हैलाइड दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि टर्शियरी स्टेबल देन प्राइमरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अब तीसरी बात आती है कि कार्बोकैटायन में जो हमने वीक बेस लिया है, जो बेस लिया है वो किस किस तरह से बिहेव कर सकता है। अगर सपोज हमने टेम्परेचर वाला फैक्टर लिया, अगर उस टेम्परेचर को हमने हायर किया है, ज़्यादा किया, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे लिया है, यानी कि ग्रेटर देन 50 लिया हुआ है, तो हमारी रिएक्शंस क्या होगी, इलिमिनेशन रिएक्शंस होगी। और अगर हमने बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है तो हमारी रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होगी, और एक्सोथर्मिक होने पे हमारा इलिमिनेशन ना होके सब्स्टिट्यूशंस न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि कार्बोकैटायन जब फॉर्म होता है तो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी होती है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी होती है और इलिमिनेशन रिएक्शंस भी होती है, यानी कि SN1 और E1 दोनों रिएक्शंस एक साथ होती है, एक में मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक में माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये फिर डिस्कशन करेंगे कि कैसा मेजर है, कहाँ पे माइनर